लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि अब जोयुन और कांगजी थोड़ा थोड़ा करीब आ रहे थे। फिर अगले दिन जोयुन को उसके एक दोस्त का कॉल आता है। वो एक लड़की को डेट करा था जो कि शादीशुदा निकली, और अब उसका पति उसके साथ उसके अफेयर के रूमर्स फैला रहा है। तो वो चाहता था कि उन रूमर्स को रोकने के लिए उसे क्या करना चाहिए। वो जोयुन से एडवाइस लेना चाहता था। जोयुन कहता है कि तुम उस पर मानहानि का केस कर दो, मैं तुम्हारे लिए किसी लॉयर से बात कर लूंगा। इस बीच ह्यूमिन ने सारे मैनेजिंग पार्टनर्स के साथ एक मीटिंग रखी थी। वो उनके सामने एक लॉ स्कूल इंटर्नशिप प्रोग्राम का प्रपोजल रखती है कि इंटर्न आएंगे तो उन्हें यहाँ ट्रेनिंग मिलेगी और इसमें किसी को कोई दिक्कत भी नहीं होगी। तो फिर उन्हें भी क्या दिक्कत थी, वो मान जाते हैं। जल्दी ही वो नए इंटर्न्स ऑफिस पहुंच जाते हैं। तब ह्यूमिन उन्हें सबसे मिलवाती है और सब कुछ दिखाती है। इस बीच एक औरत को दिखाया जाता है जो कि पर्चे बांट रही होती है। तभी उसे एक मैसेज मिलता है कि अब कम क्रेडिट स्कोर वाले लोगों को इमरजेंसी लोन मिल सकता है। तो वो जल्दी से उस नंबर पर कॉल कर देती है, लेकिन वो एक फ्रॉड कॉल था जिससे उसके साथ स्कैम हो जाता है। लेकिन अब उसके ऊपर ही स्कैम में हेल्प करने का आरोप लग गया था, क्योंकि इसने जिस आदमी से बात की थी तो उसने इसे बात में फंसा कर इसके अकाउंट में पहले पैसे डलवाए, फिर उन्हें कैश में ले लिया। लेकिन इसे पता नहीं चला कि इसके साथ ये फ्रॉड हो गया। पर अच्छी बात ये थी कि एविडेंस के लिए उस आदमी की कॉल रिकॉर्डिंग और वो मैसेज उसके पास थे। तो चांग उसे कहता है कि टेंशन की कोई बात नहीं है, ये एविडेंस सबमिट करते ही आप इनोसेंट प्रूव हो जाओगी। बाद में जब चांग और उसका पूरा ग्रुप कॉफी पी रहा था तो वो इसी बारे में डिस्कस करता है। मुंजियोंग भी अपने केस के बारे में बताती है, जो कि एक कॉन्ट्रैक्ट वर्कर का था। उसे कंस्ट्रक्शन के काम का पैसा ही नहीं मिला था और उसका क्लाइंट कुछ दिनों से मिलने भी नहीं आ रहा था। उसे गुस्सा आ रहा था क्योंकि उसे केस से जुड़े कुछ डॉक्यूमेंट्स चाहिए थे। तब वो लोग उन इंटर्न के बारे में बातें करने लगते हैं। कांगजी कहती है कि हमें उनके लिए वेलकम पार्टी रखनी चाहिए, लेकिन मुंजियोंग मना कर देती है कि मुझे केस पे काम करना है। और जुयुन की रियूनियन पार्टी थी, इसलिए वो भी मना कर देता है। फिर बाद में चांग उस औरत का केस देखता है। वो ये देखकर सरप्राइज होता है कि एविडेंस सबमिट करने के बाद जब साफ ये दिख रहा है कि उस औरत के साथ फ्रॉड हुआ है, तो प्रोसिक्यूशन ने उस पर आरोप क्यों लगाया। वो परेशान था, इसलिए मुंजियोंग से मिलता है। उसे वो सब डिस्कस करता है। उसे डर था कि कहीं वो औरत दोषी ना साबित हो जाए। अब अगले दिन मुंजियोंग कंस्ट्रक्शन साइट पर जाकर सब चेक करती है, क्योंकि उसका क्लाइंट तो फोन उठा नहीं रहा था, इसलिए उसे खुद जाना पड़ा। फिर वापस आते हुए ट्रेन में एक प्रेग्नेंट औरतों के लिए बनी सीट पर बैठने के लिए आई रही थी कि अचानक से एक आदमी आकर वहां बैठ जाता है। मुंजियोंग को तो बहुत गुस्सा आता है, इसलिए उसके सामने जाकर उस औरत से उसकी प्रेगनेंसी को लेकर बातें करती है और उस आदमी को तब तक घूरती रहती है जब तक कि वो सीट उस औरत को नहीं दे देता। उस औरत के पास प्रेगनेंसी का एक बैच था, तो वो उसके बारे में पूछने लगती है क्योंकि वो उसे पसंद आ गया था। वहाँ ऑफिस में सांगी ने उन इंटर्न्स को एक केस पर रिपोर्ट बनाने के लिए दी थी, पर काफी टाइम हो गया था। तो चांग और कांगजी उनसे कहते हैं कि आराम से कल तक बना लेना, और उनकी छुट्टी कर देते हैं। मुंजियोंग भी आती है और उसे वो बैच मिल गया था। वहीं जुयुन रियूनियन पार्टी में जाता है। वहाँ मुंजियोंग का हस्बैंड भी आया था, क्योंकि वो स्कूल में साथ में थे। उनमें से ज़्यादातर फ्रेंड्स ने जुयुन से कभी न कभी कोई लीगल एडवाइस मांगी थी, इसलिए उन्हें अजीब लग रहा था। और वो दोस्त भी आया था जिसके अफेयर के रिवर्स फैले थे। तो दूसरा लड़का उसके अफेयर की बात छेड़ देता है। उसे लगता है कि जुयुन ने उसे बता दिया, लेकिन बाद में सब क्लियर हो जाता है। उधर ट्रेनिंग्स के साथ रात की पार्टी के बाद अब कांगजी और बाकी लोग उसी रेस्टोरेंट जाते हैं जहाँ जुयुन और उसके दोस्त थे। तब जुयुन कांगजी को देखकर बहुत खुश होता है। उसकी खुशी छुपाई नहीं छुप रही थी। जुयुन का एक दोस्त कांगजी को पहचान लेता है कि ये तो वही लड़की है ना, हांगकांग वाली, जो वहाँ मिली थी। जुयुन तो हैरान हो जाता है कि इसे ये कैसे याद है। पर जुयुन ने उस टाइम उसे कांगजी की फोटो भेजी थी और बताया था कि वो उसे पसंद करता है, बस इसीलिए उसे वो याद आ गई। तो उसे छेड़ने लगता है कि अभी भी कुछ है क्या, लेकिन जुयुन बस ऐसे दिखाता है कि हम बस कलीग हैं और कुछ नहीं। तो वो कहता है कि फिर मेरी बात करा दे। तो जुयुन एकदम से मना कर देता है, फिर झूठ बोलता है कि उसे ब्लाइंड डेट्स बिल्कुल पसंद नहीं है। फिर घर जाते हुए जुयुन दोनों साइड की पार्टी को एक दूसरे से इंट्रोड्यूस करवाता है। तब कांगजी मुंजियोंग के हस्बैंड को सर्जरी वाले केस में उसकी हेल्प करने के लिए थैंक्स करती है। कहती है मैं उसके लिए तुम्हें डिनर नहीं करा पाई। तो वो कहता है कि जुयुन ने करा दी, तुम चिंता मत करो। फिर कहता है कि अच्छा अब समझ में आया, उसने तुम्हारे लिए वो पार्टी कराई थी, और सबके सामने ही कह देता है कि जुयुन तुम्हें हांगकांग से ही पसंद करता है। ये सुनकर तो जुयुन उसका मुंह बंद करके उसे भगाने लगता है। तब उसका वो दोस्त भी कांगजी से फ्लर्ट करने की कोशिश करता है, कहता है कि तुम्हें ब्लाइंड डेट पसंद नहीं क्या। तो जुयुन उसे भी भगा देता है। फिर सब लोग चले जाते हैं। मुंजियोंग अपने हस्बैंड से ब्लाइंड डेट वाली बात पूछती है, तो उसे पता चलता है कि जुयुन ने कांगजी के लिए झूठ बोला था। वो समझ जाती है कि जुयुन उसे पसंद करता है। वहीं कांगजी और जुयुन भी बस स्टॉप पर पहुंचते हैं। तो कांगजी से पूछते हैं कि तुमने झूठ क्यों बोला, मुझे ब्लाइंड डेट पसंद नहीं है। तो मतलब उसने उनकी सारी बातें सुन ली थी। फिर उनकी हांगकांग ट्रिप के बारे में पूछती है कि उसका उनमें से सबसे अच्छा पल क्या था। तो वो उन सब पलों को याद करने लगता है जिसमें वो साथ में घूम रहे थे, खा रहे थे, और वो बैक वाली फोटो असल में कांगजी ने ही खींची थी। और जुयुन ने उसके हाथ में एक ब्रेसलेट देखा था जो उसने अब तक पहना था, वो उसने ही उसके लिए खरीदा था। और जब सोन में मिलने की उन्होंने बात की थी तो वो ये सोच रही थी कि क्या वो सच में मिलेंगी भी, या बस ऐसे ही यहाँ अपनी ट्रिप का मजा ले रहे हैं। तो अब प्रेजेंट में जुयुन कहता है कि वो सारे ही पल उसके सबसे पसंदीदा थे। कांगजी तो अपना ब्रेसलेट दिखाने लगती है कि तुम्हें याद है ना ये। तो वो उसका हाथ पकड़कर कहता है कि मुझे कैसे याद नहीं होगा, मैंने तो खरीदा था। अब अगले दिन चांग उसी औरत के साथ कोर्ट जाता है। प्रोसिक्यूशन ने उस पर 15 मिलियन वॉन का फाइन लगाया था। ये सुनकर तो वो औरत रोने लग जाती है, क्योंकि पैसों की तंगी की वजह से उसके साथ स्कैम हो गया था। तो इन पैसों को कहाँ से देगी। तब चांग अपनी पूरी कोशिश करता है उसकी बेगुनाही साबित करने के लिए, अच्छे से सारे पॉइंट्स रखता है। और वहाँ ऑफिस में सांगी इंटर्न्स को ट्रेनिंग दे रहा था।
तब यूंगमिन भी उसमें शामिल हो जाती है और सांगी सबके साथ उसे भी होमवर्क देता है। फिर मुंजियों को देखते हैं, आखिरकार इतने दिनों बाद उसका क्लाइंट आ ही गया था। वो बताता है कि पैसे ना मिलने से वो इमोशनल हो गया था, सोच रहा था कि इसमें कुछ करे या नहीं, तभी नहीं आया। पर अब वो ये जानकर बहुत हैरान होता है कि मुंजियोंग ने कंस्ट्रक्शन साइट जाकर वहाँ की बारीकियों को देखा, वो भी उस डॉक्यूमेंट के जरिए। मुंजियोंग उससे प्रॉमिस करती है कि वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेगी, उसे पेमेंट मिल जाए, बस वो अपना काम अच्छे से ईमानदारी से करता रहे। थोड़ी देर बाद ह्यूंगमिन सबको हैप्पी लूनर न्यू ईयर विश करने के लिए उनके लिए गिफ्ट लेकर आती है, क्योंकि कोरिया, चाइना और कुछ कंट्रीज में जब सर्दियाँ जाती है और गर्मियाँ आती है तो न्यू ईयर मनाया जाता है। सब गिफ्ट खोलने लगते हैं तो सांगी की बॉस भी वहीं पर थी। फिर जैसे ही वो बॉक्स खोलते हैं तो वो डर के मारे गलती से सांगी पे चिपक जाती है, क्योंकि उनमें जिंदा प्रॉन्स थे। फिर शाम को अपना ग्रुप डिनर के बाद अपने अपने घर चले आते हैं और अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, उनकी हेल्प करते हैं। जून टहलने के लिए बाहर जाता है तब उसे कांगजी मिल जाती है, वो भी घूम रही थी, तो दोनों साथ में घूमने लगते हैं। वो डिनर के लिए बाहर जाने का फैसला करते हैं, लेकिन कोई भी रेस्टोरेंट नहीं था। तब जून उसे गैंगनम स्टेशन जाने का आइडिया देता है, पर कांगजी गुस्सा करती है, क्योंकि जिस दिन उन्होंने मिलने का प्रॉमिस किया था तो वो आया नहीं। तब उस दिन वो वहीं गई थी, पर वो बताता है कि मैं तो वहाँ आया था लेकिन तुम नहीं मिली। मतलब वो एक दूसरे को गलत समझ रहे थे कि ये ही नहीं आया। तो अब उनकी ये गलतफहमी दूर हो गई थी, इसलिए जून उसे अगली बार अपनी फीलिंग्स क्लियर बताने के लिए कहता है। तो वो उसके गाल पर किस कर देती है कि क्या इतना काफी है, तो जवाब में वो भी उसे किस कर देता है। अब उन्हें कोई जगह नहीं मिली, इसलिए ऑफिस जाते हैं तो देखते हैं कि बाकी लोग पहले से वहाँ पार्टी कर रहे थे, तो एकदम से वो कांगजी का हाथ ही छोड़ देता है। और ये सारे दोस्त एक जैसे ही थे, घर पे किसी का मन नहीं लग रहा था, तब ये भी उन्हें ज्वाइन कर लेते हैं। अगले दिन कांगजी जब ऑफिस जा रही थी तो पता चलता है कि उसके डैड को अरेस्ट कर लिया गया है। उसकी माँ बताती है कि उन पर केस चल रहा है। वो उसे बताकर परेशान नहीं करना चाहते थे, उन्हें फ्रॉड के लिए अरेस्ट किया गया है, पर उन्हें यकीन है कि ये सिर्फ एक गलतफहमी है। कांगजी पुलिस स्टेशन जाकर अपने डैड से मिलने की कोशिश करती है, लेकिन वो उससे मिलने से मना कर देते हैं कि वो अपनी बेटी से नहीं मिलना चाहते। उसे याद आता है कि जब पिछली बार उनके साथ फ्रॉड हुआ था, उन्होंने पैसे कमा दिए थे, तो वो कितना परेशान थे। वहीं दूसरी तरफ सांगी अपनी क्लास ले रहा था, तब उसकी बॉस ह्यूंगमिन को बात करने के लिए साइड में बुलाती है, कहती है कि आप सांगी को यहाँ बुलाकर कहीं उसे डिस्ट्रैक्ट तो नहीं कर रही हो। तब वो बताती है कि उसे इस काम में मजा आता है। बाद में वो खुद ही नोटिस करती है कि सच में उसे ट्रेनिंग देने में मजा आ रहा है। इस बीच चांग को पता चलता है कि वो फ्रॉड वाला केस हार गया है और उसकी क्लाइंट उसी औरत पर 10 मिलियन वॉन का फाइन लग चुका है। उसे गुस्सा आता है कि ये प्रोसिक्यूशन कैसे काम कर रहा है। कांगजी भी वापस ऑफिस आकर अपने डैड के खिलाफ की गई कंप्लेंट पढ़ती है, जिसमें लिखा था कि उन पर इन्वेस्टमेंट फ्रॉड का आरोप लगाया गया है। वो फिर पुलिस स्टेशन जाती है और कहती है कि मैं उनकी बेटी नहीं, लॉयर बनकर आई हूँ। तो इस बार वो उससे मिलते हैं। तब कांगजी उन्हें बताती है कि उन पर उसी स्कैम का आरोप लगाया जा रहा है जिसमें कि वो एक बार खुद फंस गए थे, लेकिन वो जोर देकर कहते हैं कि तुम इस केस को नहीं लोगी, ये बस एक गलतफहमी है, इसलिए मैं यहाँ से निकल जाऊंगा। वहीं चांग काम से अपने बॉस के पास जाता है, तो वो बताते हैं कि कांगजी के डैड जेल में है, उन्होंने पुलिस स्टेशन में उसकी बातें सुन ली थी। कांगजी भी घर जाती है और माँ से कहती है कि वो इस केस को लेना चाहती है, लेकिन वो इसके लिए साफ मना कर देती हैं। तो फिर वो जून से मिलती है कि वो इस केस को देखे, लेकिन सिर्फ पेपर वर्क और कोर्ट में, क्योंकि असली काम वो खुद संभालना चाहती है। तब वो इसके लिए हाँ कर देता है और फिर अपने काम में लग जाता है। फिर यहाँ फ्लैशबैक में एक चैरिटी इवेंट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कांगजी के डैड भी थे। तो सियोंगमी नाम की एक लेडी उनके बारे में बाकी लोगों को बताने लगती है कि वो बहुत अच्छे बिजनेसमैन हैं, वो फॉरेन क्रिप्टो के बारे में जानते हैं, इसलिए मैंने उनके साथ इन्वेस्ट किया है। फिर उन्हें बुलाती है, तब वो सबको क्रिप्टो करेंसी इन्वेस्टमेंट के बारे में बताते हैं। फिर नेक्स्ट टाइम जब वही सारी लेडीज उनसे मिलती हैं और ये क्लेम करती है कि उन्होंने उस औरत यानी कि सियोंगमी के जरिए इनके साथ इन्वेस्टमेंट किया था, मतलब इन्होंने उस औरत को पैसे दिए, पर कांगजी के डैड को पैसे मिले ही नहीं, उन्हें इस डील का पता भी नहीं था। मतलब वो औरत फ्रॉड निकली, इन दोनों पार्टी को फंसा दिया। फिर चांग को देखते हैं, वो कांगजी से मिलता है और उसके डैड के बारे में पूछता है, तो वो बताती है कि जून उसमें उसकी हेल्प कर रहा है। उसे थोड़ा बुरा लगता है कि उसने उसको नहीं कहा। फिर जब वापस आकर वो ऑफिस जाता है तो उसकी वही क्लाइंट उससे मिलने आती है। चांग उसे सॉरी बोलता है कि वो उनकी हेल्प नहीं कर पाया, पर उसने उनकी हेल्प की, वो उसमें ही खुश थी। वो कोर्ट का ऑर्डर लेकर आई थी उसे पढ़ाने के लिए, उसे इतनी समझ नहीं थी। तो चांग उसे बताता है कि आपको 10 मिलियन वॉन का फाइन लगा है और कोर्ट ने फैसला किया है कि अगर पैसे नहीं दे पाए तो जेल में काम करना पड़ेगा, काम के बदले वो पैसे करते रहेंगे। वो इतनी बुरी थी कि इससे खुश रहती है कि ये अच्छा है, वहाँ मैं पैसे कमा सकती हूँ, पर उसे ये नहीं पता कि उसे सजा मिली है। ये देखकर चांग कह देता है कि मैं आपके बदले पैसे दे दूंगा, लेकिन वो उसे मना कर देती है और थैंक्स बोलकर चली आती है। उसके लिए चांग को बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था। वहीं सांगी की बॉस उसे बुलाती है, आज उन इंटर्न्स की फेवरेट पार्टी होनी थी, तो उन्हें डिनर के लिए अपना कार्ड देती है कि इससे पार्टी कर लेना। उधर जूनियन और कांगजी ब्रेक रूम में मिलते हैं, तब वो कांगजी से पूछता है कि इस केस को लेने से उसे उसकी फैमिली की पर्सनल चीजों का पता चल जाएगा, लेकिन वो कहती है कि कोई बात नहीं, इसमें उसे कोई दिक्कत नहीं है। तो जूनियन अगले दिन उसके डैड से मिलता है, उनसे उस चैरिटी इवेंट के बारे में पूछता है, लेकिन इस बार जो वो बताते हैं वो काफी अलग था, उसमें क्रिप्टो का जिक्र नहीं हुआ था। वो जूनियन को बताते हैं कि उन्होंने उस औरत सियोंगमी को 90 करोड़ वॉन उधार दिए थे और उसने वो पैसे वापस कर दिए थे, लेकिन वो कैश में दिए थे, इसलिए उसका कोई रिकॉर्ड भी नहीं था। उसने जब उन्हें वो पैसे वापस किए थे तो उन्होंने उससे अपनी कंपनी का सील लगा हुआ एक प्रॉमिसरी नोट दिया था। ऑफिस के ब्रेक रूम में कांगजी सबको इस बारे में बता देती है, तो सब उसकी हेल्प करने के लिए तैयार हो जाते हैं और अब सब इस केस पर मिलकर काम करेंगे। इसके बाद मुंजियोंग सियोंगमी से मिलने जाती है, जो कि जेल में थी, और वो सारा ब्लेम कांगजी के डैड पर लगा रही थी। वो कहती है कि उन दोनों ने 2019 में क्रिप्टो बिजनेस शुरू करने की कोशिश की थी,
उन्होंने कहा था कि इन्वेस्टर्स लाने के लिए वो मुझे कमीशन देंगे, लेकिन वो तो फ्रॉड निकले। वहीं चांग को कांगजी के डैड और उस औरत के बीच का एक कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है। फिर सब केस के लिए मीटिंग करते हैं। उनके पास जो इन्फॉर्मेशन थी वो सब कांगजी के डैड के खिलाफ थी और कॉन्ट्रैक्ट में उसके डैड की कंपनी की सेल भी लगी हुई थी, तो वो उसे झुटला नहीं सकते थे। अगले दिन कोर्ट में पहला ट्रायल था, तो वहाँ कुछ खास नहीं होता, इसलिए कोर्ट उन्हें सुनवाई की डेट दे देता है। बाद में कांगजी जुइन को बताती है कि जब उसके डैड के साथ फ्रॉड हुआ था तो उन्होंने अपना बिजनेस बंद कर दिया था, लेकिन कंपनी का रजिस्ट्रेशन चालू था और जब उन्होंने फिर से बिजनेस शुरू किया तो उन्होंने ऐसा करने के लिए उसी कंपनी का इस्तेमाल किया। फिर रात में सब खाना खाने के लिए मिलते हैं, तभी कांगजी को एक क्लाइंट का कॉल आता है। वो उसे कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट्स भेजना भूल गई थी, इसलिए खाना छोड़कर जल्दी से ऑफिस जाती है। बाद में सांगी उसके पास आता है, उसका काम देखता है तो उसे उठा देता है कि तुम अपने डैड के केस पे काम करो, ये मैं देख लूंगा, और वो उसके बदले काम करने लग जाता है। फिर वो बाकी लोगों के पास जाती है। अब वो ये सोच रहे थे कि अगर कांगजी के डैड सही है तो विक्टिम झूठ क्यों बोल रहे हैं, उनकी क्या स्टोरी होगी। इसलिए मुनजियोंग आइडिया देती है कि उन्हें उन विक्टिम से मिलना चाहिए, तो वो मीटिंग रखते हैं। वो बताते हैं कि वो कांगजी के डैड से वॉलंटियर के काम में मिली थी, पर वो तो बिजनेस करने वाले लोगों के साथ ही वॉलंटियर का काम करते थे, जबकि ये औरतें तो ऑफिस वर्कर थी। मुनजियोंग इस बारे में पूछती है तो ये कुछ ना कुछ बोलकर बात घुमा देते हैं। फिर कांगजी उनसे बहुत कुछ पूछती है, उन्हें सच बताने के लिए कहती है, पर वो अपनी बात पर टिके हुए थे। इसके बाद सब वापस से उस केस पे काम करने लग जाते हैं। फिर अब अगली सुनवाई में जुयन सियोंगमी और कांगजी के डैड के बीच का कॉन्ट्रैक्ट पेपर दिखाता है और सियोंगमी से पूछता है कि अगर 2019 तक कांगजी के डैड का बिजनेस बंद हो गया था तो वो उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट कैसे कर सकती है। और उसने कांगजी के डैड से जो उधार पैसे लिए थे उसे वापस देने के लिए विक्टिम के साथ फ्रॉड किया, उनसे वो पैसे लिए, और जब कांगजी के डैड को वो उधार पैसे वापस किए तो उन्होंने उसे एक प्रॉमिसरी नोट दिया था, उसमें कंपनी की सील लगी हुई थी, तो इस सील को भी कॉपी करके ये कॉन्ट्रैक्ट बनाया। इन सब के बाद भी वो अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं कर रही थी। तब चांग एक विक्टिम से पूछताछ करता है, उस पर बहुत जोर देता है, तो सच बोल देती है कि ये सब सियोंगमी का ही किया धरा है। उसने उनसे कहा था कि अगर उन्हें अपना पैसा वापस चाहिए तो कांगजी के डैड को फंसा है। तो फिर एंड में फैसला आ जाता है, सियोंगमी को 7 साल की जेल की सजा सुनाई जाती है, जबकि कांगजी के डैड इनोसेंट साबित हो जाते हैं। तब कांगजी अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करती है और बाद में अपने ग्रुप को लंच के लिए बाहर ले जाती है, जहाँ पर वो उन्हें बताते हैं कि उन्हें पता है कि वो और जून डेट कर रहे हैं। पर चांग का मुंह तो थोड़ा उतर सा गया था, क्योंकि वो भी कांगजी को पसंद करने लग गया था। ऑफिस में वापस आने के बाद मुंजियों का हस्बैंड उसके लिए कुछ फ्रूट्स लेकर आता है और उसे मैटरनिटी लीव लेने के बारे में सोचने के लिए कहता है। तो इस बारे में अपने बॉस से बात करती है, लेकिन उनका कहना था कि आज से पहले किसी एम्प्लॉय को ऐसे छुट्टी देने की जरूरत नहीं पड़ी। वो उसे ज़्यादा सीरियसली नहीं लेता, क्योंकि उन सबके पास बहुत ज़्यादा केस है और ऐसे में कोई भी छुट्टी नहीं ले सकता, इसलिए इस बारे में उसे बाद में बात करने के लिए कहता है, जबकि ऐसी छुट्टी लेना किसी भी एम्प्लॉय का लीगल राइट है। और यहीं पर ये पार्ट खत्म होता है। तो फिर हम जल्दी मिलते हैं अगले पार्ट में।